आज से हम शुरू कर रहे हैं जो 2025 में पीवाईक्यू पूछा हुआ था स्पेशली पॉलिटी से। तो हमारी ये सीरीज हम कोशिश करेंगे एक या दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली सॉल्व करने की, कम से कम स्ट्रक्चरिंग उसके की पॉइंट डिस्कस करने की। तो वहाँ से ये है कि हम कम से कम 5 साल के पीवाईक्यू हैं, हर जैसे पॉलिटी के हो गया, आईआर के हो गया, सिक्योरिटी के हो गया, इनकी कम से कम स्ट्रक्चरिंग कीवर्ड समझ पाएंगे। तो इससे ये है कि आप लोगों को कम से कम एक क्लू मिल जाएगा कि यूपीएससी में क्वेश्चन आते कैसे। तो ये 2025 का मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन लिया हुआ है। हम इजी से शुरुआत करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहीं ना कहीं हमें बुक्स वगैरह में मिल जाता है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये 2025 का पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रॉब्लम्स किस लेवल पे, हम जब क्वेश्चन लिखते हैं तो प्रॉब्लम किस लेवल पे आती है। पहला देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी। अगर मैंने शुरुआत की थी जब अपने आंसर राइटिंग की, यूपीएससी में जब मेंस लिखा था, तो मुझे जहाँ पे प्रॉब्लम लगती थी, तो पहली तो प्रॉब्लम, अगर मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए बिगिनर, क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो एज ए बिगिनर क्या होता है कि अगर कोई क्वेश्चन मुझे दिखा तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम मुझे दिखेगी। पहला क्वेश्चन मुझे लगी प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम, एक मिनट, पहली प्रॉब्लम जो मुझे दिखेगी वो मुझे प्रॉब्लम मिलेगी सबसे पहले कंटेंट की, कि क्वेश्चन जैसे ही आएगा मेरे पास एकदम से कंटेंट नहीं होगा। क्वेश्चन जैसे ही मुझे दिखेगा मुझे लग रहा है मैं लिख तो लूंगा लेकिन कंटेंट ही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, ये प्रॉब्लम नंबर 1 होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या होगी, दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, यहां मेरे पास कंटेंट था ही नहीं प्रॉब्लम 1 में। प्रॉब्लम 2 में क्या है कि मेरे पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ से जो मेन प्रॉब्लम निकल के आएगी वो ये आएगी कि इस कंटेंट को मैं कैसे सिंक्रोनाइज करूं या कंटेंट को कैसे लिखूं कि मेरे क्वेश्चन का रिदम ना टूटे। तो यहाँ पे आएगी मुझे राइटिंग कुछ आंसर राइटिंग प्रॉब्लम आएगी कि कैसे शुरुआत करूं और कौन कौन से पॉइंट डालूं जिससे मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जामिनर को लगे। तो ये दो प्रॉब्लम लाजमी है, हर स्टूडेंट को आएंगी, मुझे भी आई थी, आपको भी आएंगी, जो भी बिगिनर होगा उसको आएंगी और यूपीएससी में आएंगी। तो ये जो क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो इस वाली प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम नंबर 2 का जो मैंने क्वेश्चन लिया है, कि कंटेंट बहुत आसानी से आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, चाहे लक्ष्मीकांत हो या आपके सेल्फ नोट्स हो या टीचर के नोट्स हो। अब डीडी वसु पढ़ते हैं वहाँ पे बड़ी आसानी से कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में ये 150 वर्ड में लिखना था मुझे क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन मुझे 150 वर्ड में लिखना था तो इसका मतलब ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो अब इसने पूछा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्ले अ क्रूशियल रोल इन गाइडिंग द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड इंश्योरिंग गुड्स गवर्नेंस, डिस्कस द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी है मुझे, राइट्स बताने एंड लिमिटेशन बनानी है, और कीवर्ड उसने दे दिया है डिस्कस। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हिंदी में पढ़ूं, कि भारत का जो महान्यायवादी या महाधिवक्ता की भूमिका संघ सरकार की विधिक ढांचे को मार्गदर्शन प्रदान करने तथा सुशासन सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके दायित्वों, अधिकारों और सीमाओं की चर्चा कीजिए। तो अगर मैं इंग्लिश में देखूं तो इसने कीवर्ड दे दिया डिस्कस, पूछ रहा है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके राइट्स क्या है, उनकी लिमिटेशन क्या है, और अगर ये कीवर्ड उसने दे दिया डिस्कस तो इसका मतलब है मुझे वे फॉरवर्ड भी बतानी पड़ेगी। तो डिस्कस में छिपा हुआ है मेरा वे फॉरवर्ड, बाकी उसने अगर खोल के ही बता दी, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है, एज ए राइट बताने, लिमिटेशन बतानी है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को लिखूंगा तो देखो मेरे पास इतना डेटा है कि मैं चाहूँ तो इस पर 2 से 3 नहीं 4 पेज भर सकता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन 150 शब्द में लिखना है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है, क्या छोड़ूं क्या लिखूं। तो सबसे बड़ी बात है कीवर्ड में मुझे लिखना है, जितने ज़्यादा कीवर्ड मैं इसमें डालूंगा। जैसे अगर इसने रेस्पॉन्सिबिलिटी बोली है तो 5 लाइन या 5 बुलेट फॉर्म में
5 तरीके से यहाँ पे मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी बता दूंगा कि लीगल एडवाइजर होता है, प्रेसिडेंट को लीगल कंसर्न करता है, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके राइट मैं बता दूंगा, राइट क्या है, जैसे आर्टिकल 1 से 5 में भी राइट बताए गए, आर्टिकल 88 में भी राइट बताए गए। फिर उसकी लीगल लिमिटेशन का मतलब बता दूंगा 5 ये और 5 पॉइंट इसके लिमिटेशन, जैसे सबसे बड़ी उसका टेन्योर फिक्स नहीं है, और क्या नाम है उसका, बाइंडिंग नहीं है उसकी जो भी एडवाइस देता है वो। तो यहाँ से 5 पॉइंट ये। अब डिस्कस पूछ रहा है तो मैं यहाँ पे बताऊंगा वे फॉरवर्ड कि कैसे हम अटॉर्नी जनरल के जो ऑफिस है उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो ये मेरा क्वेश्चन की पूरी स्ट्रक्चरिंग रहेगी। तो 5 पॉइंट अगर मैं यहाँ लिखूँ, 5 यहाँ लिखूँ, 5 यहाँ लिखूँ, प्लस अटॉर्नी जनरल का मैं आर्टिकल 76 का हवाला देते हुए आर्टिकल 76 से रिलेटेड करते हुए इंट्रो लिख दूंगा कि अटॉर्नी जनरल दैट इज मेंशन इज द आर्टिकल 76 इज द लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच प्ले अ क्रूशियल रोल ब्रिज बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। मैं लिख सकता हूँ वहाँ पे आराम से कि जो अटॉर्नी जनरल है वो आर्टिकल 76 में मेंशन है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सुप्रीम लीगल एडवाइजर है, जो ब्रिज किसके, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये मेरा पूरा इंट्रो यहाँ से बन जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करता हूँ। हमने स्ट्रक्चरिंग समझ ली, अब इसका लिखने की सबसे पहले वही इंट्रोडक्शन। अगर मैं इसका इंट्रो लिखूंगा, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में मेरे सबसे पहले पॉइंट क्या होंगे, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मेरे पॉइंट होंगे, सबसे पहले आर्टिकल 76 को मुझे मेंशन करना है। देन लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, GOI अगर मैं लिख दूं कोई प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर है। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन भी अगर मैं डाल सकता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल गार्जियन, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। और अगर चौथा पॉइंट अगर इसमें इंट्रो में मैं लिख सकता हूं तो ब्रिज बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। क्यों, मैं ये क्यों कह रहा हूं कि जो अटॉर्नी जनरल है वो किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। लेकिन अगर कोई भी डिस्कशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल एडवाइस देता है तो वो ब्रिज किसके बीच में करता है, लेजिस्लेचर के बीच में। ये एक कीवर्ड है मेरे आर्टिकल 76, लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर भी बोल सकता हूँ उसे, या ब्रिज बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो अगर मैं इंट्रो लिखूंगा तो ऐसे सीधा से लिखूंगा कि आर्टिकल 76 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन्ड अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विच इज लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर है। और वो क्या करता है, दैट ब्रिज बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड साउंड अ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, यहाँ से मेरा पूरा इंट्रो हो जाएगा। अगर मैं बॉडी की बात करूं, तो उसने सीधा सीधा, अगर मैं क्वेश्चन में देखूं तो उसने सीधा सीधा पूछा है आपको क्या बताना है। मैंने पूरा इंट्रो जो भी लाइन थी यहाँ से मैंने साउंड गवर्नेंस का भी, गुड गवर्नेंस का भी उसमें ले लिया कि ब्रिज करता है लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव में, किसके लिए, टू मेंटेन अ गुड गवर्नेंस। ये मैंने वहाँ से इंट्रो में ही ले लिया ये पूरी लाइन। यहाँ से एग्जामिनर को ये पता चल गया कि जो भी स्टूडेंट है या जो भी लर्नर है उसको बहुत अच्छे से पता है किसके बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो अब इसने पूछा है कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, राइट क्या है, या लिमिटेशन क्या है। तो अगर मैं बॉडी में लिखूंगा तो बॉडी में अगर मैं सबसे पहले उसने पूछा रेस्पॉन्सिबिलिटी, RES, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक मिनट, बॉडी में अगर मैं लिखूंगा रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करोगे तो रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो सकती है उसकी, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद मैं लिखूंगा उसकी क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद उसने पूछा था राइट क्या है उसके, फिर उसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन,
और फिर बाद में वे फॉरवर्ड लिख दूंगा और लास्ट में मैं कंक्लूजन कर दूंगा। कंक्लूजन का मैं सेकंड एआरसी का कि कोटेशन अगर मुझे कहीं आ रहा है, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट नहीं आ रही है, तो मैं सीधा सा लिख सकता हूँ कि सेकंड एआरसी ने क्या किया है कि गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए अटॉर्नी जनरल को स्ट्रेंथन अगर हम कर देंगे तो वहाँ से क्या है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो बहुत अच्छे से ग्रास रूट लेवल तक पहुँच पाएंगी और गवर्नमेंट को डिफेंड करवाएगा एज पर द सेकंड एआरसी। अपनी तरफ से जोड़ देंगे, पॉजिटिव पॉइंट है। तो पहला यही है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी में चीफ लीगल एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ लीगल एडवाइजर है। चीफ लीगल एडवाइजर, देखो अगर मैंने यहाँ पे इंट्रो में मैंने लीगल एडवाइजर ले लिया, यहाँ पे वर्ड का रिपीटेशन नहीं करूंगा, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है तो वहां पे अगर मैं सिर्फ रहूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, मैंने इसलिए दो वर्ड दिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ले लूं या चीफ लीगल एडवाइजर ले लूं। ये ध्यान है, यूपीएससी की मेंस की कॉपी में साफ साफ ऊपर लिखा होता है कि अगर आप रिपीटेशन ऑफ वर्ड करते हो तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब तो यूपीएससी साफ साफ कम से कम 0.5 है, 1 नंबर और काट लेती है आपका। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी में चीफ लीगल एडवाइजर ले लिया तो मैं इंट्रो में लूंगा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले लिया तो यहाँ पे मैं लिखूंगा चीफ लीगल एडवाइजर। वर्ड दोनों सेम है लेकिन वर्डों का इसेंस दोनों का अलग अलग है। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लीगल एडवाइजर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को समय समय पर लीगल नॉलेज भी देखता है। और दूसरा है कि जितने भी कोर्ट हैं उन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ऑल कोर्ट, सभी कोर्टों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट भी करता है। दूसरी बात है उसको राइट भी है कि किसी भी कोर्ट में जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात रख पाए। उसके अलावा तीसरा पॉइंट यहाँ पे दिखूंगा मैं, प्रेसिडेंट को असिस्ट, प्रेसिडेंट को असिस्ट करता है। प्रेसिडेंट को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अगर नॉलेज चाहिए तो यहाँ पे मैं असिस्ट द प्रेसिडेंट एग्जाम्पल के दे दूँ रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल नॉलेज। एग्जाम्पल मैं सीधे वहाँ पे कीवर्ड में ही लिखूंगा क्योंकि मुझे 150 वर्ड में लिखना है तो 130 के समथिंग लिखने हैं तो मेरे पास वर्ड बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँ तो इस पर 300 वर्ड लिख दूंगा लेकिन वहाँ पे मुझे पीएचडी नहीं करनी है। तो प्रेसिडेंट को असिस्ट करता है लीगल नॉलेज या कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज देने के लिए। और फिर उसके बाद मैं लिख सकता हूँ गवर्नमेंट को डिफेंड करता है, डिफेंड द गवर्नमेंट पॉलिसी, डिफेंड द गवर्नमेंट पॉलिसी। राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है इस पे। गवर्नमेंट की जो लीगल पॉलिसी है, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी इंडिविजुअल गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी कोर्ट में ऑल ओवर इंडिया में कोई केस कर रखा है कि गवर्नमेंट की मान ली राइट टू, आपने आरटीआई से अगर डाला कि राइट टू इंफॉर्मेशन से आपको गवर्नमेंट का कोई डेटा चाहिए और आपने गवर्नमेंट ने वो नहीं दिया तो कोर्ट सम्मन करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सम्मन करेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पक्ष रखने कौन आएगा, अटॉर्नी जनरल। तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसी है उनको डिफेंड करता है इन ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके अलावा क्या करेगा, उसके अलावा अगर मैं 5वां पॉइंट लिख सकता हूं तो टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, दूसरे शब्दों में कहूं पब्लिक जितनी भी पॉलिसी होती है पब्लिक का जिन पे इंटरेस्ट होता है उनको भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये 4 से 5 पॉइंट मेरे हो जाएंगे किसके, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल। मेरी हेडिंग रहेगी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अटॉर्नी जनरल, चीफ लीगल एडवाइजर, या यहाँ पे वर्ड लिख दिया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर लिख सकता हूँ। उसके अलावा मैं लिख सकता हूँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है और किसको, प्रेसिडेंट को असिस्ट करता है। उसके अलावा गवर्नमेंट की पॉलिसी जितनी है उन्हें भी डिफेंड करता है। उसके अलावा मैं सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन ये 5 से 6 पॉइंट मोर देन इनफ है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 ही पॉइंट लिखने, ज़्यादा लिख दोगे तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, जितने कीवर्ड डालोगे उतने ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ कि राइट्स उसके हैं क्या। तो अगर मैं बात करूँ राइट क्या है उसके, तो राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल, रेस्पॉन्सिबिलिटी के बाद राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल एजी लिख देता हूँ, दैट इज आर्टिकल 76 में मेंशन है कि राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल क्या है। तो पहला तो राइट यही है कि उसके पास प्रिविलेजेस हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। क्या है प्रिविलेजेस का,
राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट, कि वो किसी भी कोर्ट में जाके सुनवाई कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किसी भी केस की, तो किसी भी कोर्ट में जाके ऑडियंस कर सकता है। तो राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट। उसके अलावा राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट, राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट मीटिंग, पार्लियामेंट मीटिंग और पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी में बिना वोटिंग राइट के। पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, पार्लियामेंट की मीटिंग में भी पार्टिसिपेट करता है, बशर्ते उसे कोई भी वोट डालने का अधिकार नहीं है। और दूसरा, उसे कुछ प्रिविलेजेस मिले, उत्तराधिकार मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिविलेज, जो कौन आर्टिकल 105 में जो मिले हैं। ये आर्टिकल वाली बात 88 की हो रही है यहाँ पे, जो राइट टू पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट मीटिंग और कमेटी, ये आर्टिकल 88 है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कुछ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, जैसे कि अगर वो पार्लियामेंट में कुछ कह भी देता है तो उस पर कोई भी केसेस वगैरह नहीं चलाया जा सकता। मान लीजिए जैसे सभी एमपी और एमएलए को, जैसे एमपी को मिलते हैं अंडर द आर्टिकल 105 में, तो उसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी मिले हुए, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस भी मिले हुए हैं, तो उसके ये भी एक राइट्स हैं। उसके अलावा यह कि उसकी राइट टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज, राइट टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो जितनी भी लीगल ड्यूटी रिगार्डिंग द पॉलिसीज और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करने, और सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई भी बात रखने के लिए, वो सारी उसकी लीगल ड्यूटी। और राइट टू प्राइवेट प्रैक्टिस, राइट टू प्राइवेट प्रैक्टिस मतलब सीधा सा ये हुआ, किसी भी कोर्ट में जाके, किसी भी इंडियन कोर्ट में जाके अगर बस बशर्ते उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ कोई भी स्टेट का कोई भी पक्ष न होना हो जाए, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकता है। तो इससे कहा सकते हैं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉमिनी है, जहाँ पे लीगल जितनी भी नॉलेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करेगा किसी भी कोर्ट में जाके। तो ये 4 से 5 पॉइंट मेरे हो जाते हैं, तो मेरे मोर देन इनफ हो जाते हैं। और अगर जो मैंने पार्लियामेंट्री प्राइवेट 1 2 3 से 5 पॉइंट हो जाएंगे, तो ये है कि मेरी राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल यहाँ से 5 पॉइंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद उसने पूछा लिमिटेशन कि अटॉर्नी जनरल की लिमिटेशन क्या हो सकती है। लिमिटेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल, कि अटॉर्नी जनरल इसलिए मान लीजिए स्ट्रेंथिंग नहीं है कि उसके, पहला है उसका कि वो सिर्फ लीगल एडवाइजर है, उसका कोई भी, मतलब दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ, क्या नाम है कि उसका जो टेनोर है वो फिक्स्ड नहीं है, टेनोर नॉट फिक्स्ड, या कह सकता हूँ टेम्परेरी टेनोर है। वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट की प्लेजर पे, गवर्नमेंट पे, कि गवर्नमेंट कब तक उसे रखती है। प्रेसिडेंट की प्लेजर पे ही वो अपना पद स्वीकार करता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब अगर बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो चाहे तब हटा देगी, अगर कांग्रेस आ गई तो वो चाहे तब हटा देगी। तो उसका टेनोर कोई भी फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जिसकी सरकार है वो सरकार किस तरीके से, तो वह नो फिक्स्ड टेन्योर। देन उसका जो एडवाइस है, एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग। अगर वो चाहे प्रेसिडेंट को कोई भी एडवाइस देता है रिगार्डिंग द लीगल नॉलेज, या मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है, तो उसका जो एडवाइस है वो लीगल बाइंडिंग नहीं है, वो सिर्फ एक एडवाइजरी है, सरकार के ऊपर है, सरकार माने या ना माने। तो हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं ये 2 पॉइंट है। टेनोर भी एक लिमिटेशन है उसकी, कि उसका कोई टेनोर नहीं है। और दूसरा, वो अगर अटॉर्नी जनरल सोच ले, अगर मैंने इन्हें बताया, इन्हें माना नहीं, तो फिर क्या है, देन उसका एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉट फॉल अंडर द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, बशर्ते वो क्या है, प्राइवेट टेंडर की तरह काम कर रहा है, वर्किंग एज ए प्राइवेट टेंडर, कि उसने टेंडर पे लिया हुआ है कि वो
जो भी सरकार आ रही है वो सरकार किसी को भी चुन ले रही है एज ए टेंडर की तरीके से, कि जब तक हम हैं तब तक ये टेंडर है, अगर हो गया तो हम और किसी को दे देंगे, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। और चौथा पॉइंट अगर मैं इसमें लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, कि उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर डिपेंड कर सकती है, तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं है उसका, मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं है, उसकी जो क्वालिफिकेशन है मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं है, तो नो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन यहाँ पे लिख सकता हूँ, नो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई खास आदमी होगा या कहीं पार्टी पॉलिटिक्स का कोई खास आदमी होगा, वही यहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है, तो वही अटॉर्नी जनरल चूज किया जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है किसमें, हमारे जो भी अटॉर्नी जनरल का जो भी ऑफिस है उसमें। और लास्ट पॉइंट में लिख सकता हूँ, नो इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, अटॉर्नी जनरल को कोई पावर नहीं है कि कोई भी लॉ वगैरह है, इन्फोर्समेंट है, उसको जजमेंट को इन्फोर्समेंट ला सके। देन लिमिटेड इंस्टीट्यूशनल भी लिख सकते हैं कि उनका जो लिमिटेड वर्क है, लिमिटेड एक सर्टेन लीगल एरिया में काम कर सकता है और किसी में भी काम नहीं कर सकता है। ये सारे पॉइंट हो जाते हैं उसकी लिमिटेशन। तो इसमें लिमिटेशन कीवर्ड में 10 और लिख दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एडवाइजरी नॉट बाइंडिंग, लीगल एडवाइजरी उसका कोई बाइंडिंग नहीं है, गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, प्राइवेट तरीके से काम करता है, नो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन है, और उसका जो इन्फोर्समेंट है उसके पास कोई भी इन्फोर्समेंट की कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, और उसका जो दायरा है वो सिर्फ लीगल ही तक सीमित है, कोई भी पॉलिसी वगैरह है उसमें अगर कोई वो चाहता है कि इसमें ये कमियां हैं तो सिर्फ एडवाइस दे सकता है, उसका कोई भी इन्फोर्समेंट उसके पास पावर नहीं है। दूसरा, और अगर इसमें लिख सकता हूँ कि पार्लियामेंट्री कमेटी में और पार्लियामेंट्री अगर मान लो मीटिंग में अगर वो पार्टिसिपेट करता है, तो पार्टिसिपेशन में अगर उसकी बात किस हद तक सुनी जाएगी वो उस पैनल पर डिपेंड करता है, पैनल माने या ना माने। तो इसमें हम यहाँ लग सकते हैं कि उसका जो नेचर है वो एडवाइजरी इन नेचर है, नॉट बाइंडिंग। तो ये उसकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन के बाद हम आ जाते हैं वे फॉरवर्ड पे। वे फॉरवर्ड में हम क्या करेंगे, जो हमारी लिमिटेशन है उन्हीं को कोशिश करेंगे कि उन्हीं लिमिटेशन को हम अच्छा बना दें। तो पहला है कि उसका जो टेन्योर है उसको फिक्स करो, फिक्स द टेन्योर, उसको टेन्योर को फिक्स करो, टेन्योर को उसके को फिक्स करो कि 5 ईयर जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन का होता है, या मान लीजिए कैग का जो फिक्स टेन्योर होता है, फिक्स टेन्योर विद द फिक्स ईयर, फिक्स टेन्योर विद द फिक्स द टेन्योर विद फिक्स ईयर, उसका जो टेन्योर है उसे फिक्स करो विद द ईयर। एग्जांपल के लिए जैसे कैग या फिर मैं लगे चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये क्या है कि इससे वो स्ट्रेंथन होगा। और दूसरा, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी उसकी सेट की जाए किसी भी गवर्नमेंट की लीगल एडवाइजरी पे, कह सकते टू फिक्स द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन अ लीगल एडवाइजरी, लीगल एडवाइजरी में उसकी ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। और उसके अलावा हम लिख सकते हैं उसकी इंस्टीट्यूशनल, जो उसका अटॉर्नी जनरल का ऑफिस है, इंस्टीट्यूशनल भी उसमें रिफॉर्म किए जाए। ये सारे हमारे वे फॉरवर्ड हो जाएंगे। और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसमें और लिख सकते हैं हम ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन। और उसको ये 4 से 5 पॉइंट अगर मैंने लिख दिए, फिक्स द टेन्योर फिक्स करो उसका, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाओ, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करो, उसकी जो भी ऑफिस है उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म हम कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट को लीगल एडवाइजरी देगा तो प्रेसिडेंट किस हद तक मानेगा। और इन ट्रांसपेरेंट एंड मेरिट बेस्ड सिलेक्शन उसका होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट की प्लेजर पे डिपेंड होना चाहिए। गवर्नमेंट जिससे चाहे, गवर्नमेंट या बीजेपी कांग्रेस जिससे चाहे वो चाहे तब हटा दे, वो चाहे तब ले ले। ये हमारे वे फॉरवर्ड है। उसके बाद हमें कंक्लूजन क्या करना है, कंक्लूजन की अगर बात करूं तो कंक्लूजन में हमें सेकंड ARC लिखना है कि एज पर द सेकंड ARC
सेकंड एआरसी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन के अनुसार अगर हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है उसको स्ट्रेंथन बनाना चाहते हैं तो उसका जो अकाउंटेबिलिटी है, इंटीग्रिटी है, या उसमें इथिकल पॉइंट लाने के लिए, गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा देना चाहिए। और जिससे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव प्लस लेजिस्लेचर के बीच में गुड गवर्नेंस बढ़ेगी, गुड गवर्नेंस बढ़ेगी। किससे बढ़ेगी कि उसके जब हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, उसमें अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएंगे उसकी, और उसके ऑफिस को स्ट्रेंथन करेंगे। बस सेकंड एआरसी आपको चिपका देना है, बाकी वही चीज़ें अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी या इंटीग्रिटी लाने के लिए ये सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। बस आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। इसमें कम से कम ये हमने 150 नहीं 200 वर्ड डिस्कस कर लिए। अगर इस क्वेश्चन को प्रॉपर लिखे, मैंने बहुत शॉर्ट कीवर्ड लिखे हैं इसमें, अगर वहाँ पे लिखते हैं तो ज़्यादा हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिख दिया तो वहाँ मैं पूरा लिखूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर मैंने मान लीजिए बिटवीन लिख दिया तो ऐसे लिखूंगा, पूरा बिटवीन लिखूंगा। और ये बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे सेकंड एआरसी, तो एआरसी के बाद मैं लिखूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। और एआरसी अगर कम से कम सेकंड एआरसी मैंने एक बार लिख दिया तो एक बार तो मुझे एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हमें उसमें अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, जिससे क्या है, गुड गवर्नेंस प्रमोट ए बेटर रिलेशन बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। तो ये सीधा सा हमारा क्वेश्चन 2025 के पीवाईक्यू यूपीएससी का है। हमने बड़े प्यार से इसको डिस्कस करने की दी। आप लोगों ने अगर पढ़ा है इसको तो एक बार लिखने की कोशिश करें। कल आते हैं नए क्वेश्चन के साथ। हमारी इस सीरीज में यही है कि हम पहले इजी क्वेश्चन है, इसका कंटेंट आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इनका कंटेंट आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, वो कंटेंट आपको इधर उधर से लेना पड़ेगा, वो हम पीवाईक्यू की थीम से। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि पीवाईक्यू की अगर हम थीम सारे की कर लें तो कंटेंट की कमी नहीं होगी। जैसे मैंने पहले कहा कि क्वेश्चन में या तो आपको कंटेंट की कहीं कमी लगेगी, या फिर इतना ज़्यादा कंटेंट होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा लिखूं क्या। और लास्ट में तो राइटिंग स्किल पर डिपेंड करता है, जैसी आपकी राइटिंग स्किल है, कैसा क्वेश्चन आप लिखते हैं। और कोशिश करो बुलेट फॉर्म में रेदर देन टू पैराग्राफ फॉर्म में। अगर आप कोई मीन्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ये मान लीजिए आप जस्ट क्राइम कर रहे हैं खुद के ही ऊपर, तो बस इतना ही आपको लिखना है। आज के लिए इतना, मिलता है अगले वीडियो में।